प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 10 के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा 10 में जो हिंदी का प्रश्न पूछा जाएगा या उसका जो प्रश्न पत्र आएगा वो किस तरह से होगा, ये आप सबके पहले से भी ध्यान में होगा। एक बार वापस से समझ लेते हैं। ये जो हमारा प्रश्न पत्र होगा इसका समय 2 घंटे 45 मिनट होगा और इस प्रश्न पत्र के कुल अंक भार 80 होंगे, अर्थात 80 अंक का प्रश्न पत्र हमारे आने वाला है। ये जो प्रश्न पत्र है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 4 खंड है, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। इस प्रकार से 4 खंड होंगे इसके। हम अभी पहले ए खंड की चर्चा करते हैं। ये जो ए खंड है इसमें एक प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश होगा। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसी खंड ए में एक प्रश्न आपसे अपठित पद्यांश का पूछा जाएगा और इसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें 2 प्रश्न आपसे पुस्तक में से पूछे जाएंगे, ये भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 1। इसमें कुल 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न गद्यांश से संबंधित, 5 प्रश्न पद्यांश से और 2 प्रश्न पुस्तक में से। अब खंड ए में ही प्रश्न क्रमांक 2 भी पूछा जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान से संबंधित होगा और इसमें कुल मिलाकर के आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 भी 6 नंबर का होगा। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो 6 प्रश्न हैं इसमें एक प्रश्न संज्ञा से संबंधित होगा, एक प्रश्न सर्वनाम से संबंधित होगा, एक प्रश्न विशेषण से संबंधित होगा, एक प्रश्न प्रत्यय से संबंधित होगा, एक प्रश्न उपसर्ग से संबंधित होगा और एक प्रश्न इसमें क्रिया से संबंधित होगा। इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 6 अंक का प्रश्न क्रमांक 2 होगा। इस खंड ए में ही हमसे प्रश्न क्रमांक 3 भी पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न क्रमांक 3 है ये अति लघुत्तरात्मक है, अर्थात 20 शब्दों में हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न नंबर 3 में 12 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी 12 अंक का होगा और इसमें 12 ही प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। उनमें से एक प्रश्न आपसे संधि से संबंधित पूछा जाएगा। आपको संधियों में से प्रश्न याद करने हैं। एक प्रश्न इसमें आपसे क्रिया से संबंधित या विशेषण से संबंधित, इस प्रकार से कोई न कोई व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाएगा। एक प्रश्न इसमें आपसे मुहावरे में से पूछा जाएगा, अर्थात आपको मुहावरे याद करने हैं। और एक प्रश्न लोकोक्ति से संबंधित पूछा जाएगा। लोकोक्ति मुहावरे हमने पहले आपको पढ़ा दिए हैं। शेष 8 जो प्रश्न इसमें बचेंगे वो 8 प्रश्न हमारी पुस्तकों में से हमसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमको 20 शब्दों में देना है। इस प्रकार से ये जो हमारा खंड ए है इसमें हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। ये जो खंड ब है, इस खंड ब में
प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर के 16 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 से 16 तक के प्रश्न खंड ब में पूछे जाएंगे। ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से खंड ब टोटल मिलाकर के आपके और 26 नंबर का होगा। 13 प्रश्न होंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 13 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर के खंड ब 26 अंक का होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको न्यूनतम 40 शब्दों में देने हैं और ये सभी प्रश्न आपकी पुस्तकों के होंगे। अब ये जो खंड स है, इसमें आपसे प्रश्न 17 से और 20 तक के पूछे जाएंगे, अर्थात 17, 18, 19 और 20 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों प्रश्न 3 अंक के होंगे। ऐसे कुल मिलाकर के ये 12 अंक के होंगे। ये प्रश्न वाक्यात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात एक गद्यांश से संबंधित व्याख्या पूछी जाएगी, एक पद्यांश से संबंधित व्याख्या पूछी जाएगी और 2 प्रश्न हमसे और पूछे जाएंगे व्याख्या से संबंधित। प्रश्न ये खंड द है। खंड द 21 से 23 तक के प्रश्न होंगे। इसमें एक प्रश्न इसमें निबंध से संबंधित होगा, एक प्रश्न पत्र से संबंधित होगा, एक प्रश्न विज्ञापन से संबंधित होगा। इस प्रकार से ये जो खंड द है ये भी आपका 12 अंक का होगा। अब यदि हम देखते हैं, खंड ए 30 अंक का होगा, खंड ब 26, खंड 6 12 और खंड द 12। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र कुल 80 अंक का होगा। अब हम केवल खंड ए की चर्चा करेंगे आज। खंड ए में एक प्रश्न गद्यांश से संबंधित होगा, एक पद्यांश से संबंधित होगा। ये दोनों प्रश्न आपको पहले समझा दिए गए हैं। 2 प्रश्न पुस्तक में से पूछे जाएंगे। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में एक प्रश्न ऐसा है जो आपसे संज्ञा से संबंधित पूछा जाएगा। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। संज्ञा से संबंधित एक प्रश्न यहां पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रिक्त स्थान प्रकार के शब्दों से होती है। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रिक्त स्थान प्रकार के शब्दों से होती है। अब इस रिक्त स्थान में हमको इसका उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर होगा भाववाचक। भाववाचक शब्दों से ही भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। संज्ञा के मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा 3। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उन्हें रिक्त स्थान संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार
आदि का बोध होता है, रिक्त स्थान संज्ञा कहते हैं। किस प्रकार की संज्ञा कहते हैं उसको? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका भाववाचक संज्ञा। भाव, गुण आदि का जो बोध होता है या अवस्था का या व्यापार का जो बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा के शब्दों से ही होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का ज्ञान हो उसे रिक्त स्थान संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का ज्ञान होता हो उसे रिक्त स्थान संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं? तो विशेष व्यक्ति का या विशेष स्थान का या विशेष वस्तु का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, रिक्त स्थान है आगे। बच्चा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्या होगा? बचपना होगा या बचपन होगा बताइए? तो इसका उत्तर है बचपन। बच्चा शब्द से भाववाचक जो संज्ञा है वह बचपन बनती है। जातिवाचक संज्ञा के रिक्त स्थान उपभेद होते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? जातिवाचक संज्ञा के रिक्त स्थान उपभेद होते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके दो। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, थकावट शब्द रिक्त स्थान संज्ञा है। हमको ये बताना है कि ये जो थकावट शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। इस तरह से हमको खाली स्थान में या रिक्त स्थान में भाववाचक संज्ञा लिखनी है। व्यक्तियों के नाम रिक्त स्थान संज्ञा होती है। व्यक्तियों के नाम रिक्त स्थान संज्ञा होती है। व्यक्तियों के नाम किस प्रकार की संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या जातिवाचक संज्ञा होती है या भाववाचक संज्ञा होती है? तो व्यक्तियों के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम या स्थानों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के और भी प्रश्न और भी हो सकते हैं। ये उदाहरण की दृष्टि से आपको समझाए गए हैं कुछ प्रश्न। अब आप संज्ञा से संबंधित अन्य प्रकार के उदाहरण पढ़ करके और उसको याद करिए, क्योंकि एक प्रश्न आपके संज्ञा से संबंधित आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। अब अगले वीडियो में हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।
जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके अन्य जो मित्र है उन तक पहुंचाने के लिए इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।